बायोलॉजी 10th क्लास से एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न भी रहता है बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप का, शॉर्ट टाइप का, लॉन्ग टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है। और दूसरा यह है कि कॉम्पिटिटिव व्यू से इस चैप्टर का बहुत बड़ा वैल्यू है। आगे तुम कोई भी जनरल कंपटीशन में बैठोगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। दूसरा है कि हम लोगों को अपने लाइफ में भी इससे संबंधित जानकारी रखना जरूरी होता है। तो तीन चीज है, तीन चीज। पहला क्या है कि अपना एग्जाम जो आने वाला है अभी, उस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट से यदि तुम पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट के साथ यदि चैप्टर को पढ़ोगे, तब किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तुम उत्तर लिख दोगे। और यदि तुम कंसेप्ट के बिना डायरेक्ट सीधा सीधी खाली परिभाषा रट गए हो, तो उससे सब प्रश्न का उत्तर बनने वाला नहीं। तो एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का। तो हम बता रहे हैं कि अनुवांशिक, ये चैप्टर का नाम क्या है बायोलॉजी का? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता, हेरिडिटी, इसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कौन इवोल्यूशन है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा है कि पूरा चैप्टर में बहुत सारे विषय वस्तु छोटे छोटे डाले गए। उन सब विषय वस्तु तथ्यों को ठीक से समझ लेना जरूरी है। रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है। और ये समझने से परीक्षा वाला भी प्रश्न बनेगा, आगे की परीक्षा का भी प्रश्न बनेगा, और लाइफ के लिए भी जरूरी हो। इसमें देखो सबसे पहले अनुवांशिकता शब्द है। तो अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? और एक है जैव विकास। इसका मतलब क्या है? पूरे चैप्टर का हेडलाइन यही। अनुवांशिकता का सीधा मतलब हो गया, इसमें पहले ता को हटा दो, अनुवांशिक। तो अनुवांशिक का मतलब हो गया है पूर्वजों से संबंधित, पूर्वजों से संबंधित। अब इसमें ता लग गया, एडजेक्टिव हो गया अनुवांशिकता। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन कैसा विशेषण हो गया? तो अनुवांशिक गुणों से संबंधित विशेषण है। अनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का संचरण। अनुवांशिक गुण का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसे गुण हैं जो गुण मेरे पिता, मेरी माँ, यानी मेरे पैटर्नल गुण या तो मैटरनल गुण से मिलता है, या दोनों से मिलता है। ये दुनिया के हर जीवों के साथ ये लैंगिक जन्म करने वाले जितने भी जीव संसार में हैं, सब के साथ ये
खास प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि किसी भी जीव को देखने के बाद यह पता चलता है कि उसका जो शारीरिक गठन है, उसकी जो बनावट है, उसका जो हाइट है, उसकी जो आंख है, उसका जो पलक है, उसका जो बाल है, उसके जो नाक है, यानी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, इसके अलावा वो कैसा सोचता है, कैसा बिहेवियर करता है, आंतरिक गुण भी बहुत है और बहुत बाह्य गुण भी है। तो ऐसे सारे गुण किससे मिलते हैं? तो उसके मां से मिल सकते हैं, उसके पिता से मिल सकते हैं, उसके दादा से मिल सकते हैं, उसके दादी से मिल सकते हैं, उसके नाना से मिल सकता है, उसकी नानी से मिल सकते हैं। यानी हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने में दोनों की जरूरत है। चाहे तो हमको अपने पिता घर से बहुत मिल रहा है प्रॉपर्टीज, या तो माँ के घर से मिल रहा है। तो ननिहाल से भी कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण ट्रांसफर हुआ है, और कुछ ऐसे क्वालिटीज है, कुछ ऐसे गुण है जो पिता के घर से ट्रांसफर हुआ है। तो हम सीधा यही परिभाषा में बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जीवों में संचरित होने वाले वैसे सारे गुण, जीवों में संचरित होने वाले वैसे सारे गुण जो पूर्वजों से प्राप्त हुए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले गुण जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उसी को अनुवांशिक या अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिक गुण है और अनुवांशिकता प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा ए का गुण बी में आ रहा है, बी का गुण सी में आ रहा है, सी में आ रहा है, ये ई में आ रहा है, इस प्रकार ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो पैतृक गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, पैतृक गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। एक परिभाषा। अब ऐसा नहीं सोचना कि पैतृक का मतलब, पैतृक शब्द का जो मतलब है सामान्य अर्थ में लगता है कि पिता से संबंधित, लेकिन पैतृक का मतलब यहां पूर्वज से संबंधित। अब पूर्वज में दोनों पक्ष से संबंधित गुणों का संचरण होता है, मातृपक्ष से भी और पितृपक्ष से भी। इसलिए हम सीधे बोल सकते हैं कि पूर्वजों से विभिन्न पीढ़ियों में संचरित होने वाले गुण को अनुवांशिक गुण के नाम से जाना जाता है, और यह क्रिया अनुवांशिकता कहलाती है। किसी आदमी को देख के कोई कहता ना कि देखो इसका नाक जो है इसकी माँ के तरह है, इसका आंख जो है इसके पिता के तरह है। तो या और कुछ लोग आते हैं कि, और यदि पुराने लोग आ गए देखने तो कहते हैं या इसका गुण एकदम इसका दादाजी इसी तरह थे, एक अब 2 पीढ़ी ऊपर से भी ट्रांसफर कर रहा है। तो चाहे कि किसी भी पीढ़ी से ट्रांसफर क्यों नहीं करे, इसको अनुवांशिकता के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहली परिभाषा हमको जानना क्या चाहिए, अनुवांशिकता क्या है। तो परिभाषा तुम लोग लिखो। पूर्वजों के गुणों का विभिन्न पीढ़ियों में संचरण अनुवांशिकता कहलाती है।
संततियों में पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाती है। अभी देखो बताया कि पिता का गुण संतान में आना, मां का गुण संतान में आना, या तो उसके ऊपर की पीढ़ियों का गुण किसी संतान में आना, ये सब तो आनुवांशिकता के ही नाम से जाना जाएगा। तो हम यहाँ लिखे पूर्वजों के गुणों का विभिन्न पीढ़ियों में संचरण आनुवांशिकता कहलाती है। ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है। लेकिन यदि हम यहाँ बोलते हैं संततियों में पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाती है, ये भी एकदम सटीक डिफिनेशन है। तो इसमें क्या है कि अभी हम बताएं कि पिता का ही गुण खाली आ गया तब भी आनुवांशिकता कहते हैं, और दादा जी का भी गुण आ गया तब भी आनुवांशिकता कहलाते हैं, 3 पीढ़ी ऊपर का गुण आ गया तब भी आनुवांशिकता कहलाती है, ननिहाल वंश से गुणों का ट्रांसफर हो रहा है तब भी आनुवांशिकता कहलाती है। ये सब आनुवांशिकता के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें एक चीज और है जो आगे इस चैप्टर का जो हेडलाइन, इस चैप्टर का जो हेडलाइन वो क्या है? जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आधा ये समझ में आ गया आनुवांशिकता क्या है। अब इस पूरे चैप्टर में आनुवांशिकता के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना है। लेकिन सबसे पहला चीज तो हम लोगों को परिभाषा याद रखना चाहिए। तो ये परिभाषा याद हुआ तो तुरंत क्या करो, पूर्वजों के गुणों का आनुवांशिकता कहलाती है, ये याद होना चाहिए। दूसरा देखो जैव विकास है। दूसरा क्या है? जैव विकास। तो ये जैव विकास में क्या है, अंग्रेजी देखो इसका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक चीज जानना है कि कभी कभी तुम लोग ऐसा सुने हो कि आरंभ के पृथ्वी पर, जिस समय पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो उस समय जो पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते थे एकदम सिंपल स्ट्रक्चर वाले, सरल संरचना वाले जीव थे। ऐसा पढ़ने को कहीं मिला होगा कि आरंभ में बिना पुष्पी पौधे उगे और बिना रीढ़ वाले प्राणी बने। बिना रीढ़ वाले प्राणी पहले बने, जंतुओं में बिना रीढ़ वाले प्राणी पहले बने, परिवर्तन से धीरे धीरे रीढ़ वाले प्राणी बनने लगे, और उसमें भी परिवर्तन होते 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 आज का ये संसार, इतना सुंदर आदमी का निर्माण हो गया। लेकिन आरंभ में पहले वो क्या था? प्रोटोजोआ। शब्द का कितना अच्छा नाम है, प्रोटो माने पहले, जोआ माने जन्म लेने वाला। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोटोजोआ जन्म लिया। प्रोटोजोआ ठीक से दिखता भी नहीं है, धीरे धीरे अमीबा बना। अमीबा में एक भी हड्डी कहीं नहीं पाई जाती है, और उसी तरह अमीबा से धीरे धीरे जल में रहने वाली मछलियां बनी, मेढक बने, और मछली से ही धीरे धीरे व्हेल मछली बन गई। धीरे धीरे ऐसे जंतु बन गए जो पानी से निकलकर जमीन पर भी चलने लग गए, और फिर जमीन पर चलते चलते सब छोटे छोटे जीव जंतु परिवर्तन से धीरे धीरे छिपकली बना, छिपकली से घोड़े बने, और इसी तरह परिवर्तन ही आज की नई दुनिया को उत्पन्न किया है कि इतने जटिल संरचना वाले जीवों का उदय हुआ, उत्पत्ति हुआ। तो एक वर्ड जो हम लोग प्राय पढ़ते हैं कि आरंभ के सरल संरचना वाले जीव शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों से वर्तमान जटिल जीव की उत्पत्ति हुई है। ये चार्ल्स डार्विन ने बड़ा लंबा प्रयास किया, और उन्होंने द स्पीसीज नामक एक किताब लिखी, और उस पुस्तक में उन्होंने ये बात दिया जिसको
डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन का यही सिद्धांत है, डार्विनवाद। यह आरंभ के सरल संरचना वाले जीव शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन के आधार पर वर्तमान जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे अभी हम लोग जो बंदर देखते हैं पेड़ पर सब जगह उछलते कूदते हुए, उससे हम लोग थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कभी वो थे। लंगूर, कपी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यही सब ना हमारे पूर्वज हैं। रामापिथस और ये चिंपैंजी, ये सब ही ना मनुष्य का पूर्वज था। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वनमानुष बना, वनमानुष से अभी वर्तमान मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यह क्रमिक परिवर्तन है। तो क्रमिक परिवर्तनों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यह जो सजीव जगत है यह निरंतर परिवर्तनशील रहा है। तो सजीव जगत में जितने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उसमें जो चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग का जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को जैव विकास के नाम से जाना जाता है। क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन यानी जैव विकास क्या है? तो सरल संरचना से जटिल संरचना में बदलने वाले जीवों के क्रम का अध्ययन। क्रम का अध्ययन मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 5 ही दिन में अचानक बंदर से आदमी बन गया, ऐसा नहीं हुआ। एक स्टेप को पार करने में 5000 साल, 10,000 साल ऐसे बीतते गया और धीरे धीरे बदलाव होते होते इस तरह के लोगों की उत्पत्ति हुई। अब देखो, अब क्रमिक परिवर्तन हम लोगों से जो आगे क्रमिक परिवर्तन होगा, हम लोग जिस अवस्था में है, जितना हम लोगों के पास कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कैपेसिटी, उससे बदली हुई कैपेसिटी वाले जीव जंतु यानी मनुष्य उत्पन्न लेंगे, तो आज के 20,000 साल के बाद का मनुष्य कुछ अलग होगा। 10,000 साल, 15,000 साल के बाद का मनुष्य कुछ अलग होगा। अब संभावना यह लगाई जा रही है कि आज से 400 साल, 300 साल पहले के जो लोग थे, उन लोगों के हाथ में जो ताकत थी, उनके बॉडी में जो ताकत था, उनके बॉडी का जो हाइट था, वो अब हम लोगों के पास नहीं। तो आज से 10,000 साल, 5,000 साल के बाद जो आदमी होगा, अभी पहले आदमी का हाइट था 10 फीट, तो हुआ 9 फीट, तो हुआ 8 फीट, तो हुआ 6 फीट, तो हुआ 5 फीट, तो 5,000 साल के बाद हो जाएगा 3 फीट का आदमी, 4 फीट का आदमी, डाउन होते जाएगा। लेकिन उस आदमी के पास फिजिकल कैपेसिटी कम होगी, लेकिन जैसा जमाना बदल रहा है, लगता है कि ये कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्विच टिपेगा तब कोई शहर उड़ जाएगा। नहीं, ये कैपेसिटी मेंटल डेवलपमेंट बाद के लोगों में होगा। इसका मतलब कि जिस दिशा में हम प्रयास करेंगे, उस दिशा में हमारा विकास होगा। और ये जो विकास है, ये जैव विकास के रूप में जाना जाता है। इस विकास में हमारा जेनेटिक ताकत भी काम करता है और वातावरण का भी ताकत काम करता है। दोनों मिला के इसमें परिवर्तन लगातार होता है। तो ये हेडलाइन पर चर्चा की। अब इसके बाद तुम लोग को जानना है इसमें विभिन्नता। इसमें अब सबसे पहला चीज क्या है? पहला स्टेप पे विभिन्नता। विभिन्नता जिसको वेरिएशन, ये विभिन्नता क्या है? तो विभिन्नता यही है कि हम लोग सब यहाँ हैं, सब अपने आप में खास है। सब अपने आप में खास है। खास है का मतलब सब अपने आप में मास्टरपीस है, सब अपने आप में अद्वितीय है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि उसके जैसा हूबहू कोई दूसरा हो। और यहाँ रहने वाले तो छोड़ो, तुमको यदि कह दिया जाए कि आज से खोजना शुरू कर दो कि हूबहू तुम्हारे जैसा दुनिया में कहां मिलेगा, तो तुम फ्रांस जाओगे, इटली जाओगे, दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, पूरे धरती पर खोज के थक जाओगे, तुम्हारे जैसा 100% मिलने वाला नहीं है। जैसे एक समान यमज तुम लोगों को बताया था ना,
यमज को छोड़कर, समान यमज को छोड़कर, समान यमज में भी थोड़ी सी विभिन्नता होती है। समान यमज में भी कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, लेकिन समान यमज को अभी तुम असाइड कर दो और उसके बाद देखो कि दुनिया में जितने सारे जीव जंतु हैं 100% समानता किसी में नहीं पाई जाती है, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। और क्या, यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपने पिता का संतान है, तो क्या पिता और वह आदमी एकदम सेम है? बदलाव है। तो अपने ही पूर्वजों से वो खुद अलग है और अपने जाति के लोगों से भी खुद वो अलग है। इसी को विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्नता का सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, अब हम आम के पौधे में विभिन्नता देखते हैं। एक ही पौधा में जितनी पत्ते हैं सब एक जैसे, एक ही जमीन में बोए जाने वाले सारे पौधे का फल एक जैसा नहीं है, तो सब में अंतर है। ये संसार जो है ऑलरेडी विभिन्नता है, वेरिएशन 100% पाया जाता है इस दुनिया में। और ये जो वेरिएशन है इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? विभिन्नता की परिभाषा, किसी जीव के आंतरिक एवं बाह्य गुणों में अपने ही पूर्वजों से तथा जाति के सभी सदस्यों से अंतर पाए जाने की क्रिया विभिन्नता कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि विभिन्नता जीवों में पाया जाने वाला वह गुण है जिसके आधार पर वह जीव अपने ही पूर्वज से अलग दिखता है और अपने ही जाति के अन्य लोगों से भी अलग दिखता है। तो उसी को हम विभिन्नता के नाम से, तो विभिन्नता जीवों में अब देखो अंतर पाए जाने से संबंधित गुण को विभिन्नता कहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, ता जहां लास्ट में लगा हुआ रहे ना उसको कभी वर्ब में नहीं लिखना चाहिए, उसको एडजेक्टिव में लिखना चाहिए। गुणवाचक है वो, गुणवाचक। ता जहां रहे, पन जहां रहे, हट जहां रहे, बूढ़ा पा तो बूढ़ा में जो गुण आया वो बूढ़ापा, बचपन बच्चे में जो गुण आया वो पन लगा। तो ये सब विशेषण है, सब लोग पढ़ते हो, तो यहाँ गुणवाचक है। इसीलिए किसी जीव के आंतरिक एवं बाह्य गुणों में अपने ही पूर्वजों से तथा जाति के सभी सदस्यों से अंतर पाए जाने से संबंधित गुण को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता जीवों में पाया जाने वाला
वह गुण है जिसके आधार पर कोई भी जीव अपने आप में अद्वितीय होता है। ये बात समझ में आ रहा है? अपने आप में अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, हमारे जैसा खोजने से कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा, इसके जैसा नहीं मिलेगा। तो ये बनाने वाले, जो पूरे दुनिया को बनाने वाले, आदमी को बनाने वाले, बंदर को बनाने वाले, कुत्ता को बनाने वाले, मनुष्य को ही बनाने वाले जो वहां कलाकार बैठे हुए हैं, वो एक साचा से दो आदमी को ढालते नहीं है। और क्या है? और दूसरी बात क्या है कि अभी जो आदमी पैदा लिया है उसका जो रंग रूप आकार है, आज से 10 साल के बाद तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अभी तो नहीं है, 10 साल के बाद भी नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है कि वो जो बनाने वाले हैं वो जिस साचा से आदमी को ढाल देते हैं वो साचा तोड़कर फेंक देते हैं, फिर रिपीट ना हो जाए। उसी तरह का कोई ने ढाला है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि नहीं हमारी प्रकृति का, कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल और द मेंटल और द इंटरनल प्रॉपर्टीज can't be similar respect to the another member of their species or their heredity। चाहे पूर्वज से मिला लो, चाहे उसको अपने दादा दादी से मिलाओ, माँ से मिलाओ, उसको भाई से मिलाओ, उसको बहन से मिलाओ, उसके पिता से मिलाओ, उसको किसी मामा के घर के किसी मेंबर से मिला के देखो, 100% किसी से नहीं मिले। और अपने ही जाति के दूसरे सदस्य से भी मिला दो, किसी से वो मिलने वाला नहीं है। इसी को विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। इस दोनों में जो परिभाषा अच्छा लगे इसको याद कर लो। कौन परिभाषा अच्छा लग रहा है? अरे दोनों अच्छा लगा, दोनों परिभाषा अच्छा है। विभिन्नता जीवों में पाया जाने वाला वह गुण है जिसके आधार पर कोई भी जीव अपने आप में अस्तित्व होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है। अब परिभाषा उतर गया परिभाषा। अब ये विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नता के प्रकार, टाइप ऑफ वेरिएशन, टाइप ऑफ वेरिएशन। एक है जननिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, और दूसरा है कायिक विभिन्नता। ये जो जननिक विभिन्नता है, ये एक तरह से जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप, और ये एक तरह से लक्षण प्रारूप। आगे हम जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को डिटेल से समझाएंगे, लेकिन पहले यहां तुमको यह जानना जरूरी है कि जीन क्या है। तो जीन तो 9th क्लास में तुम लोग याद किए हो,
डीएनए पर पाया जाने वाला वह अनुवांशिक कूट या वह अनुवांशिक कोड जो विभिन्न पीढ़ियों में गुणों के संचरण के लिए जिम्मेवार होता है। यानी जीन एक तरह का आनुवांशिक कोड है। आनुवांशिक कोड का मतलब थोड़ा सा समझ लो कि अभी दुनिया में कोड जो हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ो 10 फिर 1 0 से बन गया। अभी कितने डिजिट यहां लिखे हैं? दुनिया का कोई भी संख्या इसे लिखा जा सकता है कि नहीं? मेरा मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर, नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर, नीतीश जी का मोबाइल नंबर, फ्रांस के आदमी का मोबाइल नंबर, कोई टेली कर रहा है क्या? सबका अलग अलग है कि नहीं? लेकिन सब में डिजिट इतने हैं ना, इतने डिजिट है ना। उसी तरह ABCD हम लोग पढ़ते हैं, 26 लेटर है ना उसमें। अब 26 लेटर से दुनिया में कितना शब्द बना है? और कभी शब्द बनना बंद होगा क्या? तो अथाह शब्द बन सकता है। उसी तरह जीन में जो अनुवांशिक कूट लगा हुआ है, जो कोड लगा हुआ है, वही अनुवांशिक कोड हमसे, तुमको, उससे, उससे, उससे सबको अलग अलग बना दिया। जिस तरह मोबाइल नंबर 0 से 9 तक किसी का मोबाइल नंबर एक दूसरे से मिलता नहीं है, उसी तरह अनुवांशिक कूट है जो किसी को एक दूसरे से टेली होने नहीं देता है। उसी अनुवांशिक कूट को, उसी अनुवांशिक कोड को, कोड मतलब अंक है एक तरह से, वो एक दूसरे से किसी को मिलने नहीं देते। वहां अंक क्या है? तो वो अंक है बस ऐसे AGCT, हाँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिडिन, यूरासिल, ये यही सब अनुवांशिक कोड है। इसको नाइट्रोजनी क्षारक के नाम से जाना जाता है। शर्करा के अणु, फॉस्फेट के अणु आदि इसी से ये बनते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ये सब तुम लोग यदि बाद में बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल से जानना। लेकिन अभी सीधा यही जानो कि जीन क्या है। तो ये जीन है कहां? सबसे पहले कोशिका, कोशिका के भीतर केंद्र, केंद्र के भीतर गुणसूत्र, गुणसूत्र के भीतर डीएनए, डीएनए के भीतर जीन, डीएनए के भीतर जीन। और ये जीन जो है यही अनुवांशिक कोड है जो विभिन्न पीढ़ियों में अनुवांशिक गुणों के संचरण में सहायक होता है। तो सबसे पहले जीन की परिभाषा लिखना चाहिए। अनुवांशिक डीएनए पर पाया जाने वाला, डीएनए पर पाया जाने वाला कोड या कूट जो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, वाहक होता है, जीन कहलाता है। इसी जीन के कारण अब देखो, इसमें तुम लोग को पढ़ना तो यहां था विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या है कि ये तुमसे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हम अलग है, सब अलग है, यही विभिन्नता है। तो हम इसकी परिभाषा को तो सिंपल वे से याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको विभिन्नता का कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए ना कि एक जैसे पौधे नहीं मिलते, एक जैसे जंतु भी नहीं मिलते, यहाँ तक कि एक ही जाति के जंतु भी सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानें भी एक दूसरे से मिलती 100% नहीं है। तो इसी को विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। अब ये विभिन्नता जो जननिक विभिन्नता, वह विभिन्नता जो जन्मजात होती है, कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती है जो जन्म से मिलती है, जो जीन के प्रभाव से मिलती है,
जो पूर्वजों के गुण से मिलती है, वो जो विभिन्नता है वो जननिक विभिन्नता है, बाय बर्थ मिला। जैसे एक पिता है और एक मां है, इसके संतान सी है, इसके संतान डी है, इसके संतान ई है। यदि सी और डी दोनों बहन है तो दोनों बहन भी एक जैसा 100% नहीं है। यदि दोनों भाई है तो ये भी दोनों एक जैसा नहीं है। तो बाय बर्थ ये जो डिफरेंस मिला है इसको जननिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा होगी जीवों में पाई जाने वाली वैसी विभिन्नता जो जीवों में उसको जन्म से ही प्राप्त होती है, जो जीवों में जन्मजात होती है। इसमें जनन शब्द जो लिखा हुआ है ना, ये जनन मतलब जन्म लेना, जनन मतलब रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम जो है वो मैथोलॉजी नहीं है, वो निषेचन उसमें नहीं है, एवोल्यूशन नहीं है, वो सब पहले की क्रिया है। जन्म जिस समय लिया उस समय से जो अंतर दिखाई पड़ रहा है उस अंतर को जननिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। जन्मजात बाय बर्थ डिफरेंस, बाय बर्थ डिफरेंस जो होगा वो जननिक विभिन्नता कहलाएगा। और दूसरी विभिन्नता का जननिक विभिन्नता की परिभाषा लिख लो, लिख लो बस एक परिभाषा। इसके बाद जननिक विभिन्नता लिखो, जीवों में पाई जाने वाली वैसी विभिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली वैसी विभिन्नता जो जन्म के आधार पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जननिक विभिन्नता कहलाता है। अब दूसरी विभिन्नता के बारे में थोड़ा सा देखना है। एक है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता, काया से कायिक बना, काया माने शरीर, सब लोग जानते हो नहीं? काया से शरीर, एकदम बिना पढ़ी लिखी औरतें भी बोलती है हे भगवान इसका काया कलप कर दीजिए, इसका शरीर ठीक कर दीजिए। काया का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो बॉडी से रिलेटेड जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो विभिन्नता किस प्रकार है? तो वातावरण के कारक या जलवायु के प्रभाव, वातावरण के कारक या जलवायु के प्रभाव से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उसको कायिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। मान लो कि एक बच्चा जन्म, जुड़वा बच्चे जन्म लिए, दोनों देखने में एकदम एक जैसा और एक ही टाइम जन्म लिया, दोनों गोरा है, दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। इसके बावजूद भी दोनों जब बहुत सारे गुण उसके अंदर के हैं जो अलग अलग हैं, वो जननिक विभिन्नता। लेकिन जब वो एक बच्चे को हम रख लें कि यही चलो तुम पढ़ो, सोनो में ही रहो, सरकारी स्कूल में पढ़ो, जैसे तैसे पढ़ना है, और लेकिन आगे जाके जैसे तुम पढ़ रहे, मतलब एक साधारण सुविधा उसको उपलब्ध कराया गया। और एक बच्चे को एकदम बढ़िया कॉन्वेंट में, बढ़िया रेसिडेंशियल स्कूल में जहां बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत हाई केयर किया जाता है, वहां उसको जाके पढ़ाए। तो दोनों की बुद्धि अलग अलग होगी, दोनों की क्षमता, बौद्धिक क्षमता भी अलग अलग होगी। इसके अलावा यदि एक को रोज धूप में खेत में काम करने के लिए रख लिया जाए और एक को किसी एसी में रोज बैठने का मौका मिल जाए कि रोज बढ़िया से बैठता है चेयर पर, आराम से पढ़ता है, इस एयर कंडीशन में रहता है, तो दोनों को जब जन्म लिया तो दोनों देखने में एक जैसा था, रंग रूप भी सबका दोनों का एक जैसा था। लेकिन यदि 10 साल 5 साल के बाद आता है, एक खेत में खट रहा था और एक एसी में रह के जीवन यापन कर रहा था, दोनों को खड़ा करेंगे तो दोनों के रूप में अंतर आ जाए, उसका रंग अलग आ जाए, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हो जाए, उसमें बहुत तरह के अंतर उसमें दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे जो अंतर होंगे यह एक तरह का उपार्जित लक्षण है,
इसको क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण। ये वंशगत नहीं होते तो उपार्जित, ऐसे देखो वंशगत नहीं होते उपार्जित लक्षण, ये भी बहुत जल्दी कहना संभव नहीं है, बहुत जल्दी नहीं, इसमें बहुत वैज्ञानिकों का बहुत प्रयास है। लेकिन अभी हम तुमको सीधा ये कहते हैं कि ये कायिक विभिन्नताएं जो होती है, कायिक विभिन्नता जो होती है, यह दो चीजों से उत्पन्न होती है, एक वातावरण और एक जलवायु, एक वातावरण और एक जलवायु। बस इसकी परिभाषा लिखाते हैं कायिक विभिन्नता का, वातावरण एवं जलवायु के कारणों से प्राप्त होने वाली विभिन्नता को वातावरण एवं जलवायवीय कारणों से, जलवायवीय वातावरण एवं जलवायवीय कारणों से प्राप्त होने वाली विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अब विभिन्नता तक तुम लोग पढ़े हो, अनुवांशिकता का चैप्टर शुरू हुआ, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, मन लगाओगे धीरे धीरे इस ये पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे तो इससे बहुत क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले दिन का क्लास होगा।